इंडिया में घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, एक इमोशनल माइलस्टोन भी है। अपना घर तो अपना ही होता है, हम सभी ने ये बचपन से सुना है। पर एज अ सीए जब मैं नंबर्स को देखती हूँ तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। हाय, आई एम सीए कोमल गोयल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके घर की वैल्यू है 80 लाख रुपीज। आपने 16 लाख यानी 20% की डाउन पेमेंट दे दी और रिमेनिंग 80% के लिए आपने 20 ईयर्स पे 8.5% के रेट से लोन ले लिया। आपका महीना का ईएमआई बन रहा 55,000 पर मंथ। अब 20 साल के बाद आपका टोटल पेमेंट होगा 1.32 करोड़। मतलब लोन लिया 64 लाख का और रीपे कर रहे हो 1.32 करोड़, जिसका मतलब है आपने सिर्फ इंटरेस्ट के 68 लाख रुपीस दे दिए। मतलब आपके घर का टोटल कॉस्ट हो गया 1.48 करोड़। और रुकिए, अभी इसमें हमने कोई हिडन कॉस्ट तो ऐड ही नहीं किया है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। इन सबका कॉस्ट मिला के आपके घर की वैल्यू हो जाती है अराउंड 1.6 से 1.7 करोड़। और अगर यही घर आप 25,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे लेते हो तो आपका 20 साल का रेंट बनेगा 60 लाख रुपीस। तो जहां बाइंग का कॉस्ट 1.6 करोड़ है, वहीं रेंट का कॉस्ट 60 लाख है। मतलब सीधे सीधे 1 करोड़ का डिफरेंस। मतलब अगर आप डिफरेंस अमाउंट यानी ईएमआई 55,000 की जगह रेंट दे रहे हो 25,000 और इस 30,000 को हर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर 20 ईयर्स, तो आपको 12% पर एनम के हिसाब से मिलेगा 3 करोड़ रुपीस। तो क्या हम ये समझ लें कि इसका मतलब रेंट बेटर ऑप्शन है? नहीं, बाइंग के भी अपने फायदे हैं। आपको इंटरेस्ट का सीधे सीधे डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B। आपको होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और अगर जहां आपने घर खरीदा है वहां का एरिया डेवलप हो जाता है तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू सीधे सीधे डबल भी हो सकती है। तो इसका एक सीधा सीधा रूल है, अगर आपके घर की प्राइस आपके एनुअल रेंट से 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है तो रेंटिंग इज अ बेटर ऑप्शन। और अगर ये घर का प्राइस अगर 10 to 15 टाइम्स ज्यादा है देन यू कैन गो फॉर बाय। तो अगर आप एक सिटी में सेटल होना चाहते हैं और आपका इमोशनल पीस ओनरशिप में है देन गो फॉर बाय। बट अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन भी चाहते हैं then renting and investing is a better option.